हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिव आईएएस इन हिंदी। मैं रश्मि आप सबके बीच लेकर आई हूँ आज भारत की राज्य व्यवस्था, जो कि एम लक्ष्मीकांत द्वारा लिखी गई है। तो हमारा फर्स्ट लेक्चर आ गया है। आपको देखना हो तो आप मेरे इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। एंड ये सेकंड लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में 1773 के बारे में, पिट्स इंडिया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम लोग बात किए थे। और ये सेकंड लेक्चर में हम 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ही ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 पारित किए करके लाए थे। तो इसे एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 अस्तित्व में आया। इसकी विशेषताएं जान लेते हैं। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्य कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। इसके निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से भी जाना जाता है के नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया। इस प्रकार वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत के सभी नागरिक, सैन्य, सरकार, राज्य गतिविधियां का अधीक्षण कर नियंत्रण करे। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत की कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। एंड दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत की कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। 1833 का चार्टर अधिनियम के बारे में हम जानेंगे। ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषताएं को हम जान लेते हैं। इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जो कि 1773 में बम्बई और मद्रास को बंगाल के गवर्नर के अंडर में कर दिया गया था, उसके सबऑर्डिनेट कर दिया गया था। तो 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसकी सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। एग्जाम में आ सकता है हमेशा, इसको आप ध्यान रखना। इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्राप्त कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानून को एक्ट ऑफ अधिनियम कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। आइए हम 1853 का चार्टर अधिनियम के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में
यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषताएं जान लेते हैं। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद की में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। इसमें इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में इन्हें गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा की छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसके वही प्रक्रिया अपनाई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती है। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया। इसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और ये प्रतियोगिता फिर भारत के नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। इसलिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इस कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया, लेकिन पूर्ण अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। इसे प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया गया था। और हमारा सेकंड लेक्चर ये कंप्लीट होता है और ताज का शासन हम लेक्चर 3 में पढ़ेंगे। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक नहीं किए तो आप कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।